Hello children, I am good and I hope you all are good. So today we are going to discuss the part 2 of political developments, and in this chapter what we have to study? We have to study the rule and the reign of हर्षवर्धना and other southern kingdoms. So राजा हर्षवर्धन और दूसरे southern kingdoms के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से पता चलेगा राजा हर्षवर्धन के बारे में? तो लेट्स डिस्कस द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धना, that is his biography which is titled as हर्षचरिता. और आपको पता है हर्षचरित किसने लिखी है? That is written by बाणभट्ट. बाणभट्ट जो कि उनके कोर्ट पोएट थे ना राजा हर्षवर्धन के, उन्होंने राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी, उनके बारे में लिखा, जिसको हम हर्षचरित कहते हैं. और इस बुक में वी गेट द लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ द लाइफ एंड द रीन ऑफ राजा हर्षवर्धन. दिस बुक डिस्क्राइब द हर्षवर्धना एज अ मैन ऑफ सेवरल क्वालिटीज एज वेल एज द मिलिट्री कैंपेनर ऑल्सो. बहुत अच्छे से राजा हर्षवर्धन को इन्होंने रिवील किया है. ज़ुएनज़ैंग उनकी बुक जो है वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ज़ुएनज़ैंग जो थे वो चाइनीज पिलग्रिमेज थे और ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन द हर्षवर्धना's कोर्ट, ऑल्सो विजिटेड टू द डिफरेंट places at that time, especially in South India also. Then he wrote a book. उस बुक का नाम था सुयिकी. सुयिकी में जो है उन्होंने बहुत सारा डिटेल में अकाउंट दिया है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का. सो ही डिस्क्राइब्ड इंडियन वे ऑफ लाइफ ऑल्सो, किस तरीके की सोसाइटी थी, लोग कैसे रहते थे. इवन ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ चालुक्य ऑल्सो एंड पल्लवाज रूलर ऑल्सो. Then he has written in detail about them also. So he has also written about the temples and common people of that time. यानी कि ज़ुएनज़ैंग की जो बुक है वो भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है उस टाइम पीरियड की. In addition to these two, number of inscriptions also we have found which reveal the information. Then other records have also proved to be the important source of information for this period. इसका मतलब इस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास enough source of information है. चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हर्षवर्धना से. हर्षवर्धना का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ? When the Gupta rulers became weak, the frequent attacks were launched by the Huns, barbaric tribe from the Central Asia. This divided India into the number of small weak kingdoms. Now one of them was the थानेसर. उसमें से एक किंगडम था थानेसर. थानेसर जो है बेटा कुरुक्षेत्र के पास है, ruled by the king प्रभाकर वर्धना. ये नाम आपको याद रखना है. कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है थानेसर जिसको प्रभाकर वर्धना रूल ओवर करते थे, और प्रभाकर वर्धना के जो यंगर सन थे डैट वाज हर्षवर्धना. तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है हर्षवर्धन की. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धना, हर्षवर्धना's एल्डर ब्रदर बिकेम द किंग. भाई जो बड़े बेटे थे पहले तो वो राजा बने, बट ही वॉज treacherously killed by the ruler of Gauls. ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि जब उनके बड़े भाई गद्दी पे बैठे तो बंगाल के रूलर थे गौड़ रूलर. गौड़ रूलर ने उन्हें मार दिया. तो जो ये डेथ हुई उसके बाद राजा हर्षवर्धन को गद्दी पे बैठना पड़ा. नॉट ओनली दिस, हिज ब्रदर इन लॉ जो थे ना, द नेम इज गृहवर्मन, द रूलर ऑफ कन्नौज, उनको भी मार दिया था गौड़ किंग्स ने. यानी देखो जो लड़ाई हुई उस बैटल में हर्षवर्धन ने अपने भाई को भी खोया और ब्रदर इन लॉ को भी खोया. और ये जो गृहवर्मन थे वो कन्नौज के राजा थे उस समय. अब इनको हराने में गौड़ के साथ साथ वल्लभी जो थे ना गुजरात के, उन्होंने भी साथ दिया. सो दिस वाज हाउ द यंग हर्षवर्धन ascended the throne of थानेसर. He was just 16 years old when he has to sat on the throne. सिर्फ 16 साल के थे
जब उन्हें अपने थानेसर को संभालना पड़ा, जब उन्हें थानेसर की गद्दी पे बैठना पड़ा। देखो, पापा भी गए, भाई भी गए, ब्रदर इन लॉ भी गए, और जब वो इतनी यंग एज पे गद्दी पे बैठे, सो आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, हर्षवर्धन सिक्योर्ड हिज किंगडम एंड देन ब्रॉट कन्नौज अंडर हिज ओन कंट्रोल। हर्षवर्धन को लगा, देखो भाई, आउटसाइडर इतना अटैक कर रहे हैं, अलग अलग किंगडम्स के जो राजा हैं वो अटैक कर रहे हैं, पहले अपने फ्रंटियर को, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना ज़रूरी है। सो उन्होंने थानेसर से कन्नौज, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ का था, पहले उस पर कंट्रोल किया, उसको अपने कंट्रोल में लेकर आ गए, उसे कॉन्क्वेर किया, उसे जीता और अपनी जो किंगडम है उसको मजबूत किया। His sister Rashri was about to commit sati when he reached there. मतलब जब ये उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई ना बेटा, तो उनकी सिस्टर को पता चला कि भाई अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे ग्रीवर्मन, तो वो सती होने जा रही थी उनकी बॉडी पे। सती प्रथा चलती थी ना पहले कि हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे जो है वाइफ जो जिंदा जला दी जाती थी, तो वो अपने आप सती होने जा रही थी जब ये पहुंचे वहां पर। Now what happened? He reached her and then rescued her. क्योंकि उन्हें एकदम से ये हुआ कि भाई अगर मेरे हाथ से थानेसर के बाद कन्नौज नहीं जाना चाहिए, कन्नौज मेरी सिस्टर का है, मेरे ब्रदर इन लॉ का है, तो मुझे सबसे पहले उसी को कॉन्क्वेर करना है। तो कितनी तेजी से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, कितनी तेजी से वो लड़ाई जीती और अपनी सिस्टर को उन्होंने बचा लिया। Wisely he united the two kingdoms and shifted the capital to कन्नौज। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपनी कैपिटल थानेसर से कन्नौज लाऊंगा, कन्नौज सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ लाऊंगा और यहाँ से मैं इन दोनों किंगडम्स को अब यूनाइट करके ये किंगडम हो गया मेरा और इसको मैं रूल ओवर करूंगा। सो आफ्टर कंसोलिडेटिंग दीज टू किंगडम ही स्पेंड नेक्स्ट 6 years वेजिंग बैटल्स। अब उनका गुस्सा भी बढ़ गया था, तो अगले 6 साल जब कन्नौज और थानेसर मजबूत हो गए, तो 6 years उन्होंने स्पेंड किए बैटल्स एंड बैटल्स एंड बैटल्स। एट फर्स्ट ही डिफीटेड द किंग्स ऑफ गॉड, पहले तो किंग्स ऑफ गॉड को हराना था जिन्होंने मारा था भाई को, देन वल्लभी जिन्होंने ब्रदर इन लॉ को मारा था, और सारा उनका जो पावर थी वो अपने कंट्रोल में ले ली। आफ्टर दिस ही अंडरटुक मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द ईस्टर्न पंजाब, बिहार, ओडिशा, ऑक्यूपाइड देम, अपने आसपास के ये सारे इलाके ऑक्यूपाइड कर लिए। ऑल दिस वाइल ही प्रूव्ड टू बी अ shrewd रूलर। ही एस्टैब्लिश्ड गुड गवर्नेंस लुकिंग आफ्टर वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये उन्हें हमेशा ध्यान था कि अगर मैंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया तो लोग मुझे ईजिली अपना राजा एक्सेप्ट करेंगे। वरना क्या होता है, गौड़ वंश को अगर आपने मारा है, गौड़ के राजा को, तो वहाँ के लोग जो हैं आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, रिबेल करेंगे ना। लेकिन ये जहाँ जहाँ जीतते जा रहे थे एक अच्छे राजा के रूप में प्रूफ हो रहे थे, लोगों के लिए अच्छे काम करते जा रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब एक सही राजा आया है। So it means the Harshvardhana, apart from his military campaign, did the lots of welfare work for the people. Having accomplished the above victories, now Harshvardhana turned towards the Deccan. However, he met with the strong opposition from Pulkeshin II, the great king of the Chalukya dynasty, who checked his advance. This was how Harshvardhana's territories were limited to the river Narmada in the south. So it was destined to be the last great empire of ancient India, comprising the present-day state of West Bengal, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात एंड पार्ट ऑफ सिंध एंड कश्मीर। यानी ये सारे जो आज के राज्य हैं ना बेटा, डैट वर द पार्ट ऑफ हर्षवर्धन रूल। हालांकि वो चाहते थे कि मैं साउथ में भी जो है कॉन्क्वेर कर लूँ, लेकिन पुलकेशिन II जो थे उन्होंने उन्हें वहाँ पे रोक दिया, इसलिए फिर वो आगे साउथ में नहीं बढ़ पाए। पर फिर भी देखो आज का कितने सारे राज्य उनके कंट्रोल में थे, जबकि वो बहुत छोटी एज पे थ्रोन पे बैठे थे। He died in 647 AD and with this once again India fell in the disorder. उनकी डेथ के बाद वापस कोई अच्छा रूलर नहीं आया, फिर वही इंडिया में लड़ाई और छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, सो हर्षवर्धन वॉज अ shrewd एडमिनिस्ट्रेटर। ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पीपल सेटिस्फाइड। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, बहुत सारे वेलफेयर वर्क किए थे। ही गॉट वेल्स डग फॉर द पीपल, फार्मर, रेस्ट हाउसेज फॉर द ट्रैवलर। ही लेविड द रीजनेबल टैक्सेस टू द पीपल। लैंड रेवेन्यू रिमेन द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर हर्षवर्धन's रूल।
ही डिवाइडेड द टोटल रेवेन्यू स्पेंडिंग इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। जो भी उनके पास रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन आता था ना, 4 हिस्सों में बांटते थे। एक गवर्नमेंट को जाएगा, दूसरा पब्लिक सर्विस एंड वेलफेयर को जाएगा, तीसरा चैरिटी और एलिमेंट्री एजुकेशन में जाएगा, फोर्थ एड टू स्कॉलर्स एंड हायर एजुकेशन रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से जितना भी कलेक्शन होता था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। क्राइम अगर कोई करता था तो हार्श पनिशमेंट मिलती थी उन्हें, इंक्लूडिंग द डेथ सेंटेंस। His army was very disciplined, very obedient, well fed, well equipped। अच्छे से आर्मी को उन्होंने मेंटेन कर रखा था। एजुकेशन और लिटरेचर की बात करें तो अंडर हर्षवर्धना द टेम्पल्स वर द सेंटर फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन। Nalanda University was the one important center for higher learning. He realized the importance of education at that time. That's why he spent lots of money, especially 1/4 of the revenue he spent on the education. The Nalanda University, which was set up under the Gupta rule, attained glory him. भाई गुप्ताज ने तो इन्होंने सेटअप किया ही था, लेकिन हर्षवर्धना ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को रिटेन करके रखा। बहुत वास्ट कैंपस भी उसका बनाया, उस पर भी बहुत सारे पैसे उन्होंने उस समय खर्च किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। 6 स्टोरी बिल्डिंग बनवाई थी, नंबर ऑफ कॉलेजेस, 3 लाइब्रेरीज वर ऑलवेज अबज विद द एक्टिविटीज। ये सारे काम जो है हर्षवर्धना ने करवाए। द सब्जेक्ट्स टॉट एट द यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, देन आपकी बहुत सारी अदर फील्ड्स, ये सारे वहाँ पे स्टडी कराए जाते थे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी इज एस्टिमेटेड अबाउट 10,500 टॉट बाय 1,510 स्कॉलर्स। इतने बच्चे थे और इतने टीचर्स। द स्टूडेंट्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी, बट द कंडीशन फॉर एडमिशन वॉज टफ। कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, पर एडमिशन बड़ा मुश्किल से होता था। ज़ुआनज़ैंग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, ही टू टॉट हेयर फॉर द 5 years। द यूनिवर्सिटी वॉज अंडर द जनरल चार्ज ऑफ शिलीभद्रा, अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर। उनको बना रखा था इसका इंचार्ज शिलीभद्रा को, कि आपने इसको लुक आफ्टर करना है। To meet the expenditure of the university, हर्षवर्धना had assigned the grant of 100 village। 100 गाँव से जितना उन्हें टैक्स कलेक्ट होता था वो यूनिवर्सिटी में लगा देते थे। The university also received donation from the rich people। So that's why free education थी ना, because सारा patronage तो रॉयल से आ रहा था। हर्षवर्धना patronized literature। He himself wrote the Sanskrit plays titled the प्रियदर्शिका। ये उन्होंने खुद लिखी थी। रत्नावली, ये भी बुक उन्होंने ही लिखी संस्कृत में। एंड आफ्टर दैट नागानंदा, यानी उन्हें भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। हर्षरिता जो बायोग्राफी है हर्षवर्धना की, स्क्रिप्टेड बाय द बाणभट्ट, थ्रो द एम्पल लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धना। नाउ मूविंग टू डिस्कस अबाउट द सोसाइटी ड्यूरिंग हिज reign। द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी वर लाइक दोज ऑफ द गुप्ता पीरियड। सेम जैसे गुप्ता पीरियड में बहुत डेवलपमेंट हुआ ना बेटा, सेम ऐसे आपका हर्षवर्धन की रेन में भी डेवलपमेंट हुआ। इन हिज एम्पायर हैव बीन डिस्क्राइब्ड टू बी अ कंटेंटेड, सिंपल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एम्पायर। दे वर वेजिटेरियन एंड अवॉइडेड अनियन एंड गार्लिक ऑल्सो। मतलब ये देख लो, इनके रीन में भी वेजिटेरियन लोग थे, इवन अनियन और गार्लिक को भी यूज नहीं करते थे। देयर ड्रेस वॉज अनस्टिच्ड एंड फुटवियर was not used। ये सोसाइटी है उस समय की। जो लोग थे ना, अनस्टिच कपड़े, जैसे नहीं होता पूरा ऐसे कवर कर लेना अच्छे से, बड़े से, जैसे हम शॉल को कवर करते हैं, उस तरीके के कपड़े पहनते थे। और अनस्टिच फुटवेयर, मतलब जो फुटवेयर जो होते थे ना, जो ज़्यादा हर जगह चप्पलों को यूज़ नहीं किया जाता था। The rich people lived in the palatial residence made from the bricks, the poor constructed mud houses। थैचवुड, ये ऐसे ही होता है, जैसे कच्चे घर हैं वो तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए हैं, और जो ईंटों के बने हुए पक्के घर हैं वो अमीर लोगों के लिए। द वॉल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग। घरों की वॉल्स पे पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। एवरीवन बिलीव्ड इन द हेल्दी एंड हाइजीनिक लाइफस्टाइल। ये बड़ा अच्छा सा मेंशन किया हुआ है कि हर्षवर्धन के टाइम पे लोग जो है हाइजीनिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया हुआ था, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। हाई मोरल वैल्यूज थी सोसाइटी में, लोग झूठ नहीं बोलते थे आसानी से। मतलब जो गुड वर्च्यूज हैं वो सोसाइटी में देखने को मिलते थे।
Now the rigid caste system had gripped the society badly, so the profession skills were transmitted in the family. हाँ, rigid system था, वर्ण system था, caste system था, ये एक weak point है. A social evil of this time was the सती प्रथा also. सती custom भी था जिसमें men की dead body पे जो है women funeral pyre पे जल जाती थी, जो उनकी वाइफ होती थी. तो ये दो इविल्स जो थे वो प्रिवेल थे एट दैट टाइम. रिलीजन की अगर हम बात करें, सो हर्षवर्धना वॉज द शैविटिस फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा, बट ही हैड अ सेक्युलर एटीट्यूड. ही टॉलरेट ऑल द अदर रिलीजन लाइक बुद्धिज्म और जैनिज्म. उन्होंने इसे पैट्रोनेज भी किया, आगे बढ़ावा भी दिया. ही एम्प्लॉयड द आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन टू क्रिएट ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स टू डिपिक्ट द बुद्धिज्म. अंडर हिज रेन मैनी अदर मोनेस्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड भी किया है. ही ऑल्सो गेव ग्रांट टू बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स. हर्षवर्धना कन्वेंड अ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कन्नौज एंड प्रयाग टू प्रमोट इट. जैसे उन्होंने किया था ना कनिष्का ने, वैसे इन्होंने भी किया कॉन्फ्रेंस. एट दिस टाइम अ न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म दैट वॉज वज्रयाना वॉज कमिंग इन टू द एग्जिस्टेंट. पहले महायान हीनयान था, ये तीसरा सेक्ट आ गया बुद्धिज्म का, वज्रयान. तो रिलीजन पे भी हम ये कह सकते हैं द टॉलरेंट एटीट्यूड ऑफ हर्षवर्धना. नोइट को चेक करते हैं बेटा. हर्षवर्धना अटेंडेड द माघ मेला, माघ मेला एट प्रयाग every 5 years and donated all his belongings here. कुंभ का मेला लगता है ना, ऐसे माघ मेला प्रयागराज में जो लगता था हर 5 साल पे, वहाँ पे वो अपनी हर चीज़ को जो है डोनेट कर देते थे. वेरी डिनोटेड, मतलब बहुत डिवोटी थे वो भगवान शिवा के, और बहुत ही अच्छा नेचर था. अब हर्षवर्धना के बाद हम चलते हैं सदर्न किंगडम्स पे. 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी रही साउथ इंडिया की व्हेन हर्षवर्धना रूल्ड ओवर द नॉर्थ इंडिया. सो वो 2 डायनेस्टी थी, पल्लवास एंड चालुक्यास. यानी कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन और साउथ इंडिया में पल्लवास एंड चालुक्या एट द सेम टाइम पीरियड. अब इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है दैट द राइटिंग ऑफ ज़ुएनज़ैंग. चाइनीज पिलग्रिम्स हैं, द सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिम बिसाइड द प्रशस्ति कंपोज बाय रवि कीर्ति. रवि कीर्ति जो हैं उन्होंने प्रशस्ति लिखी थी पुलकेशिन II की, और रवि कीर्ति पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट थे. तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इन दोनों के लिए. मूविंग टू द पल्लवास. पल्लवास वर वेरी पावरफुल रूलर. देयर टेरिटरीज इंक्लूडेड द ग्रेट एरियाज राइट अप टू द डेल्टा ऑफ कावेरी रिवर. दे एस्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल एट कांचीपुरम. तो पल्लवास का अगर आप देखोगे तो कावेरी रिवर की तरफ इनका रूल था. आप यहाँ मैप में देख सकते हो बेटा, दिस इज द चोलास एंड हेयर द पल्लवास. सो ये इनका रीन है. अब मूव करते हैं चालुक्यास की तरफ पे. यू कैन सी हेयर द चालुक्या. अब आपके जो हर्षवर्धन है उनका रीन जो है ऊपर वाले इंडिया में यहाँ तक एंड हो गया. नीचे आप देखो चालुक्यास, चेरास, पल्लवास आपको नजर आ रहे हैं. सो मूविंग टू चालुक्यास, दे रूल्ड ओवर द रायचूर दोआब. दोआब मतलब 2 नदियों का पानी, 2 और आब मतलब वाटर. तो रायचूर दोआब पे ये कर रहे थे जहाँ 2 नदियों का संगम था. द एरिया लोकेटेड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, हो गया ना दोआब. एंड इनकी कैपिटल जो थी वो थी अहिहोल. They had developed Aihole as a center of trade and religious area also. बहुत बड़े बड़े temples बनाए गए थे. It was also become an important religious center. Now there was constant conflict between the Chalukyas and the Pallavas. हमेशा लड़ाई में उलझे रहते थे. They often attacked each other's territories, including the capital town also. बहुत लड़ाइयाँ इनके बीच में हुई. चालुक्य किंग जो थे पुलकेशिन II had defeated the महेंद्र वर्मन the Pallavas king. अब इन्होंने हरा दिया महेंद्र वर्मन को. अब क्या होगा, महेंद्र वर्मन की तरफ से अटैक होएगा, उनका रिवेंज लिया जाएगा. तो उनके जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मन, he defeated and killed the पुलकेशिन II. 655 AD में पुलकेशिन II के जो बेटे थे विक्रमादित्य, उन्होंने रेवेंज लिया अपने फादर का, उन्होंने पल्लवास को हरा दिया. तो ये तो लड़ाई चलती रही one by one पल्लवास और चालुक्यास के बीच में. However, the Rashtrakutas finally defeated the Chalukyas in 657, leading to their decline.
इन दोनों की लड़ाई में राष्ट्रकूटास ने फायदा उठा लिया। ये तीसरी डायनेस्टी है। उन्होंने क्या किया, लो जी इनको ही हरा दो। तो चालुक्यास को राष्ट्रकूटा ने हरा दिया, वाइल द पल्लवास वर फाइनली रूटेड बाय द चोलास। और पल्लवास को हराया चोलास ने। तो इसीलिए कहते हैं ना, लड़ाई मत करो आपस में। इन दोनों की लड़ाई में फायदा हुआ चोलास को और राष्ट्रकूटा को। अब बात करते हैं पुलकेशिन II की, 608 से 640 AD तक। द पुलकेशिन जो 608 से 642 AD तक हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है जो रवि कीर्ति ने प्रशस्ति लिखी है। ही वाज अ कोर्ट पोएट। So this poem tell us that the Pulkeshin II had not received the throne from his father, but from his uncle. उनके पापा के बाद उनके अंकल थ्रोन पे बैठे थे और उनके अंकल के बाद जो है वो यहाँ थ्रोन पर आए। As a valiant king, he led his army to bring under the control both the east and western coast. It was he who checked King हर्षवर्धना। हम ये कह सकते हैं हर्षवर्धना को जो रोकने वाले थे साउदर्न इंडिया में, वो थे पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II भी अपने टाइम पे एक ग्रेट वॉरियर रहे। नाउ मूविंग टू द ट्रेड एंड कॉमर्स, चालुक्यास क्रिएटेड द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। इनलैंड हो या अब्रॉड हो, ट्रेड कॉमर्स इनके टाइम पे जो है फ्लोरिश हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया से लेके अरेबिया तक एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन हुआ है। नाउ मूविंग टू द रिलीजन, both the Chalukyas and Pallavas were Hindu and they believed in harmonious coexistence of all the faith. So ये एक टाइम पीरियड था when the follower of Zoroaster fled from Persia. Persia means present day Iran, in the fear of Muslim invaders and came to settle along the west coast. So ये जो जोरास्टर थे जो पर्शिया से आए, वो धीरे धीरे इंडिया में वेस्ट कोस्ट पे सेटल होने लग गए। एंड दे वर नॉट ओनली गिवन द रिफ्यूजी बट वर ऑल्सो अलाउड टू बिल्ड देयर टेम्पल। सो पुलकेशिन II ने, और आप ये कह सकते हो कि चालुक्यास और पल्लवास दोनों ही टॉलरेंट थे, उन्होंने इनको यहाँ रहने दिया, अधिकार दिया कि आप अपने टेम्पल्स बना सकते हैं, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Ever since the Parsis are the part and the parcels of India. Mahendravarman, a Pallava king, was a Jain earlier and embraced with the Shaivism later. मतलब अगर आप महेंद्रवर्मन को देखोगे he was Jainis, लेकिन बाद में उसने भगवान शिव का डिवोटी बन गया और शैविज्म को अपना लिया। तो इस तरीके से रिलीजन हर तरीके के यहाँ पे फ्लोरिश हुए हैं। मूविंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो चालुक्यास और पल्लवास they had the great interest in art and architecture work. They built a large number of temples in all over the southern India, and these temples are mainly devoted to the deities of Brahma, Shiva and Vishnu. चालुक्यास की बात करें बेटा, so important Chalukya temples are the Vishnu temple at Badami, Ahiol, and the Shiva temple also built at the Pattadakal. These temples have the wonderful magnificent architectural design. आप कभी विजिट करोगे ना तो आपको लगेगा भाई कैसे बनाया है। They also commissioned many frescoes in the Ajanta and Ellora caves. बहुत सारे अजंता एलोरा केव्स में भी आपको पेंटिंग मिलेगी। आप ये देखो विष्णु टेम्पल, यू कैन सी दिस, आपको कितना अच्छा स्कल्पचर यहाँ देखने को मिल रहा है। अजंता केव में आप देखो फ्रेस्को, इस तरीके की पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है। पल्लवास की बात करें तो नरसिम्हावर्मन जो पल्लवा किंग थे, ही फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम। चेन्नई के पास उन्होंने ये शहर बसाया था महाबलीपुरम। कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल हेयर एंड दीज टेम्पल्स हैव कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक। एक बड़ा सा पत्थर था, उससे कार्व्ड आउट करके ये रथ टेम्पल बनाया गया है। दे आर कॉल्ड रथ टेम्पल्स बिकॉज दे आर शेप्ड लाइक अ रथ। रथ मतलब चैरियट होता है ना आपका, उस तरीके से। एंड इवन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दीज टेम्पल इज द हाई डेकोरेटेड शिखर ओवर द डाइटिस सेंक्टम्स। जहाँ बीच में मेन डाइटी की मूर्ति रखी जाती है ना, उसके ऊपर आप देखोगे ना मंदिर में बहुत ऊंचा शिखर बनाया गया है, बहुत अच्छे आर्ट वर्क से। डेकोरेटेड द शिखर ओवर द डाइटिस सेंक्टम एंड एडिशन मैनी अदर टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनाए हैं। एंड दिस टेम्पल्स वर द सेंटर फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑल्सो।
नाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस टाइम वर द सेंटर ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन। यहाँ लर्नेड सेंटर होते थे ये। दे इम्पैक्टेड द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब टेम्पल से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जो नॉलेज है वो रिवील होती थी सोसाइटी में। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि उस समय की सोसाइटी बहुत क्लोजली टेम्पल से रिलेटेड थी। विदाउट टेम्पल यू कैन नॉट इमेजिन द सोसाइटी। द विलेज और द टाउन काउंसिल दे वर हेल्ड इन द टेम्पल। उस समय जो भी काउंसिल होती थी ना, टेम्पल्स का जो आंगन बनाया जाता था, हॉल, उसमें हेल्ड की जाती थी, उसे कहा जाता था उर और महासभा। देन संस्कृत जो है बहुत अच्छे से डेवलप्ड लैंग्वेज थी। संस्कृत के साथ साथ तमिल जो है उसको भी यूज़ में लाया जा रहा था। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत। अगर आप देखोगे तो आपको संस्कृत में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलेंगे। एंड डांडिन lived in Palwa territory has written several books in the Sanskrit at that time। तो लैंग्वेज में अगर आप देखोगे संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज। अब तमिल सेंट्स की बात करते हैं तो तमिल सेंट्स आपने नॉर्थ इंडिया में जैसे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वैसे ही सदर्न इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था ये कंसेप्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। द तमिल सेंट कंपोज्ड एंड sang डिवोशनल हिम्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड शिवा। बहुत सारे भजन गाते थे। For this they used Tamil language because Tamil was the common language for the people of southern India. It made them popular with the people, with the masses. And these devotees had two sects. Southern India में ना दो sects बने हिंदुइज्म के, एक अलवर्स और दूसरा नैनार्स। अलवर्स were the followers of Vishnu and Nainars were the followers of Shiva. It was the Apar, a Nainar saint, who converted the Mahendra Dev Varman to the Shaivism। यानी कि ये जो अपार थे ना गुरु, इन्होंने महेंद्र देव वर्मन, क्योंकि वो पहले जैन था ना, कन्वर्ट किया था उन्हें शैविज्म में। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिवीजन। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? हर्षवर्धन की हिज बायोग्राफी हर्षचरिता जो बाणभट्ट ने लिखी, और आपकी ज़ुआनज़ैंग की बुक सुयेची। देन हर्षवर्धन असेंडेड हिज थ्रोन जब वो सिर्फ 16 साल के थे। एम्पायर फाउंडेड बाय हर्षवर्धन जो था वो एक ग्रेट एम्पायर था एंशियंट टाइम का इन नॉर्दर्न इंडिया। देन हर्षवर्धना's पॉलिसीज वर वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हर्षवर्धन को खूब पढ़ने लिखने का शौक था, उसने खुद 3 बुक लिखी थी। Then after that, Harshvardhana believed in the harmonious coexistence of all faith. Then we have discussed about the Palwas and Chalukyas, important dynasty in southern India. The rulers in southern India paid attention to art and architecture, especially in temples we can see. Then temples were the part and parcel of the life of southern India. Then we have discussed about the Tamil saint who introduced the Bhakti movement in South India, and 2 sects of Hinduism, Alvars and Nainars. So that's end for the chapter. Please do the exercise carefully.